आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट सीरीज़ के अंतर्गत तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट खोलकर आप प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 ये दोनों देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शन पहला है अशोक, दूसरा है अकबर और तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है शिवाजी। तो जो बिंदुसार हैं ये किसके पुत्र थे आपको बताना है। तो ये पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, यानी आपको बताना है कि त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। पहला है सिख धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन है मुस्लिम। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, बौद्ध धर्म, यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। और अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा ऑप्शन है वियोनाथन और तीसरा है धर्मपाल, चौथा है भास्करन। तो आपको बताना है पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प ए, गोपाल था। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल थे। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? पहला है खिलजी राजवंश, दूसरा है गुलाम राजवंश, तीसरा है लोधी राजवंश और चौथा है तुगलक राजवंश। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो सही इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प बी, गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अष्टदिग्गज, दूसरा ऑप्शन है नवरत्न, तीसरा ऑप्शन है अग्रहारम और चौथा ऑप्शन है अष्टप्रधान। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, दूसरा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग और तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले और चौथा ऑप्शन है आर.सी. भंडारकर। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक ये थे आत्माराम पांडुरंग, यानी विकल्प बी सही होगा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? पहला है 1925, दूसरा ऑप्शन है 1924, तीसरा है 1926 और चौथा ऑप्शन है 1927। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, यानी 1925 में काकोरी षड्यंत्र ये हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है अभिनव भारत, दूसरा है आज़ाद हिंद सेना और तीसरा है रिवोल्यूशनरी आर्मी और चौथा है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? यानी वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1835, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो सत्ता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो विकल्प डी सही होगा, चित्तरंजन दास। यानी स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपको बताना है कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है कश्मीर की घाटी में, दूसरा फूलों की घाटी में, तीसरा शांत घाटी में और चौथा ऑप्शन है सुरमा घाटी में। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता ये शांत घाटी में पाई जाती है, यानी विकल्प सी सही होगा आपका, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? पहला ऑप्शन है कर्णप्रयाग, दूसरा है देवप्रयाग, तीसरा ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, चौथा है गंगोत्री। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा ये मिलकर गंगा किस स्थान पर बन जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा देवप्रयाग, यानी विकल्प बी आपका सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है शुक्र और तीसरा ऑप्शन है बुध और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो आपको सही उत्तर बताना है इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, शुक्र ग्रह। ये सबसे चमकीला ग्रह होता है और इसको भोर का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है लेक सुपीरियर, दूसरा ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, तीसरा ऑप्शन है हार्ड इस्वान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी संसार में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है अनाईमुड़ी, दूसरा है दोद्दा बेटा, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये अनाईमुड़ी है, यानी विकल्प ए सही होगा। और अगला प्रश्न है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये शब्द किसने प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है राजकृष्णा, तीसरा ऑप्शन है VKRB राव और चौथा ऑप्शन है कौशिक बासु। तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आने हैं, तो इसका सही जो उत्तर होगा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये शब्द राजकृष्णा ने प्रस्तावित किया था, यानी विकल्प भी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी और चौथा ऑप्शन है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन,
तीसरा है वॉन नील और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर मिशेल। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। और अगला है श्वेत क्रांति यानी वाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा है मछली, तीसरा ऑप्शन है फसल, चौथा ऑप्शन है अंडा। तो दोस्तों एक बार बता दें कि क्रांतियों से संबंधित नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, स्लेटी क्रांति, इनसे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है और आता भी है। तो इसमें आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूध, यानी विकल्प ए सही होगा, याद रखेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह की प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज आप सर्च करेंगे तो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? पहला ऑप्शन है जीडीपी का 3.6%, दूसरा है जीडीपी का 6%, तीसरा ऑप्शन है जीडीपी का 5.9% और चौथा ऑप्शन है जीडीपी का 6.4%। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जीडीपी का 6.4%, यानी इसका विकल्प डी आपका सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो आपको बताना है किस सूची में वर्णित हैं। पहला ऑप्शन है 11वीं सूची में, दूसरा ऑप्शन है 10वीं सूची में, तीसरा ऑप्शन है 13वीं सूची में और चौथा ऑप्शन है 12वीं सूची में। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो आपको बता दें कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य ये संविधान की 11वीं सूची में वर्णित हैं, यानी विकल्प इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, दूसरा ऑप्शन है संसद भंग हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, यानी उपरोक्त तीनों में से कुछ भी नहीं होता है और ना ही प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, ना ही संसद भंग होती है और ना ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा उपरोक्त में से कुछ भी नहीं, यानी विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, दूसरा ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर हो यानी अर्हता रखता हो और चौथा ऑप्शन है भारत का नागरिक हो। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, याद रखेंगे, यानी पढ़ा लिखा हो। ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पहली बात तो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ये भी सही है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, ये भी सही है, और भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। क्या सही नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो, ये सही नहीं है। तो याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है भाग 2 नागरिकता, दूसरा ऑप्शन भाग 3 मूल अधिकार,
और तीसरा ऑप्शन है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, और चौथा ऑप्शन है भाग 5 मूल कर्तव्य। तो इसमें 3 आपके सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि विकल्प डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भाग 5 में मूल कर्तव्य आपके नहीं है। बाकी भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। और जो भाग 5 है वो मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा ये 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम, ये विज्ञान का क्वेश्चन है, आपको बताना है और किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है घर्षण का नियम, दूसरा है आघूर्ण का नियम, तीसरा ऑप्शन है जड़त्व का नियम, और चौथा ऑप्शन है गति का नियम। तो सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो सही उत्तर होगा जड़त्व का नियम, इसको कहते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन का पहला नियम ही है, यानी न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है आयाम, तीसरा है तारत्व, और चौथा है प्रबलता। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति। प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। तो इसका ये सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। पहला ऑप्शन है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, और तीसरा है पोटेशियम, चौथा है लिथियम। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, यानी लिथियम जो है ये इसमें सोडियम के समान गुण पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूध में पाए जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है वो कौन सा है। पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, और तीसरा है ग्लोबिन, और चौथा है कैसीन। तो आपको सही उत्तर बताना है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोटीन के रूप में कैसीन, यानी विकल्प डी सही होगा। और अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी, ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन B2, दूसरा है विटामिन B1, और तीसरा ऑप्शन है विटामिन B12, और चौथा ऑप्शन है विटामिन E। तो आपको सही उत्तर बताना है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, यानी बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये अंतिम क्वेश्चन था इस सेट का। इसके आगे मैथ स्टार्ट हो जाता है। मैथ की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैथ की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी मैथ के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।